Welcome to Magic Fairy Tales. शाहफारिस का महल हुस्न खूबसूरती में अपनी मिसाल आप माना जाता था। दिन के वक्त सूरज की किरणें उसके सफेद संगे मरमर से बने सुतूनों पर पड़ती तो पूरा महल हीरे की तरह चमकने लगता, और रात के वक्त चांद की चांदनी उसकी बुलंद मीनारों को छूकर उन्हीं नूर में नहला देती। महल की मेहराबों पर जलती सुनहरी कंदीलें हवा के नरम झोंकों के साथ लहराते तो यूं महसूस होता जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। बागों में खुले चंबीली, गुले लाला, गुले नरगिस और गुले यास्मीन शबनम के कतरों से भीगकर अपनी खुशबू चारों तरफ बिखेरते रहते। कहते थे कि इस सल्तनत में पैदा होने वाले हर शाही बच्चे की किस्मत उसके जन्म के साथ आने वाले जादुई तोहफे से जुड़ी होती थी। अगर शहजादा पैदा होता तो सोने की तलवार, शाही घोड़ा या हीरे का ताज जाहिर होता, और अगर शहजादी पैदा होती तो उसके लिए सोने और हीरों से बना कोई नायाब झूला या जादुई गुड़िया आसमानी खजाने से भेजी जाती। वालिद की वफात के बाद जब नौजवान शहजादा वाजिद तख्तनशीन हुआ तो पूरे फारिस की लड़कियों के दिल की धड़कन बन गया। हर रात दर्जनों हसीन कनेज़ें शाह फारिस का दिल बहलाने के लिए तैयार रहती, मगर कोई भी उसके मेयारे हुस्न पर पूरी न उतरती। हजारों चेहरों के दरमियान रहकर भी शाह फारिस को अपना महल हमेशा सुनसान महसूस होता था। मलका आफरीन अक्सर उस पर जोर देती, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। महल को एक मलका की जरूरत है और शहजादों की जिंदगी में सुकून और निजाम बहुत जरूरी है। एक अजीब सुबह तुलू हुई। फजर की नरम रोशनी अभी महल के बागों पर उतरी ही थी कि शबनम के कतरों ने फूलों को इस तरह चूमा कि पूरी फजा महक उठी। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी हुस्ने बेमिसाल ने महल में कदम रखा हो। रंग बरंगी तितलियां फवारों के गिर्द मिंडलाने लगीं और सब्ज झाड़ियों में छुपे जुगनू दिन की रोशनी में भी मध्यम चमकने लगे। अचानक महल की कंदीलें खुद ब खुद लरजने लगीं। कबूतर फड़फड़ाकर फजा में उड़ गए और बाग के चंद मुरझाए फूल यकदम दोबारा खुल उठे। इसी लम्हे दरबार के अजीम दरवाजे खुले। वजीर झुका और बोला, हुजूर, ये बंदा नाचीज आपको एक अदनिया सा तोहफा पेश करना चाहता है, इजाजत है। खादिम आगे बढ़े और सुर्ख रेशमी दुपट्टे में छुपी एक लड़की दरबार के बीच ला खड़ी की गई। पूरा दरबार खामोश हो गया। वो लड़की ऐसे खड़ी थी जैसे सोने से तराशी गई कोई जीती जागती जल परी हो, मगर वजीर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई खतरनाक राज अपने सीने में छुपाए बैठा हो। वजीर सर झुकाकर सलाम करने के बाद खामोशी से दरबार से निकल गया। जाते हुए उसके होठों पर एक पुरअसरार मुस्कुराहट उभरी जैसे खेल अभी शुरू हुआ हो। शाह फारिस आहिस्ता आहिस्ता अपने तख्त से उठा। उसने आगे बढ़कर लड़की का घूंघट उठाया और अगले ही लम्हे उसकी सांस रुक गई। दूध में धुली हुई बेहुद हसीन लड़की, नीली आंखें ऐसी गहरी जैसे समंदर के नीलगो पानी में चांद डूब गया हो, मगर उन आंखों में एक अजीब सा खौफ भी छुपा था। ऐसा खौफ जो उसके हुस्न को और भी पुरअसरार बना रहा था। और उसके बाल सुनहरे, रेशम से भी ज्यादा नर्म, इतने लंबे कि उसके जिस्म से 2 गुना ज्यादा मालूम होते थे। खादमाएं उसके पीछे पीछे चलते हुए उन बालों को दोनों हाथों से उठाए हुए थीं। वो संगे मरमर के फर्श पर सुनहरी लहरों की तरह बिखरे हुए थे, जैसे किसी जादुई आबशार में पिघला हुआ सोना बह रहा हो। हवा चलती तो उसके सुनहरे बाल खुद ब खुद लहराने लगते और उनमें से मध्यम सुनहरी चमक निकलती जो आस-पास की तंदीलों को भी मात दे देती। मुझे वजीर का तोहफा बहुत पसंद आया है।
وزیر کو شاہی خزانے سے قیمتی تحائف دیے جائیں۔ شہزادہ اس پراسرار حسین لڑکی کے حسن کے سحر میں اس قدر گرفتار ہو چکا تھا کہ اس نے اپنی والدہ حرم کی ملکہ سے اجازت لینا بھی ضروری نہ سمجھا۔ پورے محل میں ہلچل مچ گئی۔ خادماؤں نے اس لڑکی کو سرخ ریشمی شاہی لباس پہنایا، اس کے سنہرے بالوں میں ہیرے اور موتی سجا دیے، اور اسے ایسی دلہن بنایا گیا جیسے کوئی جنت کی پری زمین پر اتر آئی ہو۔ شاہی قندیلوں کی روشنی میں نکاح کی رسم ادا کر دی گئی، اور یوں وہ پراسرار لڑکی محل کی نئی ملکہ بن گئی۔ نکاح کے بعد نئی ملکہ کے لیے ریشمی لباسوں، زمرد کے ہاروں، ہیروں کے تاجوں اور سونے کے زیورات کے ڈھیر لگا دیے گئے، مگر ایک عجیب بات سب نے محسوس کی۔ سجی سنوری نئی دلہن کی ہر کوئی تعریف کر رہا تھا، مگر اس نے کسی کے سامنے ایک لفظ بھی نہ بولا، نہ شکریہ، نہ مسکراہٹ، نہ حیرت، بس خاموش۔ وہ اکثر کھڑکی کے قریب کھڑی آسمان کو دیکھا کرتی، یا پھر محل کے فواروں کے پانی میں گھنٹوں اپنی خاموش نظریں جمائے رکھتی۔ اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ رات ہوتے ہی جگنو اس کے گرد جمع ہونے لگتے تھے۔ محل کی خادمائیں آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرنے لگی۔ یہ کیسی لڑکی ہے، کبھی بولتی ہی نہیں، ایک دم خاموش رہتی ہے، مگر محل کی شان بن گئی ہے۔ شاید اسے اپنے حسن پر غرور آ گیا ہے۔ اس کے کانوں میں خادماؤں کی سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ شاہ فارس کی ملکہ بننا تو اعزاز ہوتا ہے، مگر ان سب سے بے خبر شاہزادہ خاموشی سے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ نئی ملکہ کھڑکی کے قریب کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی، جہاں دور تاروں کے درمیان ایک ٹوٹا ہوا ستارہ بجھ رہا تھا۔ اتنی خوبصورتی کہ اس میں آتے ہی شاہزادے کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ جب وہ محل کی بلند راہداریوں سے گزرتی تو خادمائیں اپنی سانسیں روک لیتے، اور باغ میں قدم رکھتے ہی رنگ برنگی تتلیاں اس کے گرد منڈلانے لگتیں۔ رات کو چاندنی اس کے چہرے پر اس طرح ٹھہرتی جیسے اسے چھوڑ کر جانا نہ چاہتی ہو۔ مگر محل میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے دل میں اس کے لیے نفرت بھڑک رہی تھی۔ ہر چیز وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے، خود کو مضبوط رکھو۔ شکریہ، آپ کی باتیں دل کو راحت دیتی ہیں۔ وہ تھی مہر النساء، شاہ فارس کی خالہ زاد، جو برسوں سے خود کو اس سلطنت کی ہونے والی ملکہ سمجھتی آئی تھی، مگر اب ایک انجانی لڑکی اس کا خواب چھین چکی تھی۔ مہر النساء غصے سے اپنی خالہ ملکہ سے کہتی، کسی بھی طرح اسے محل سے نکال دیں، یہ جگہ میری تھی۔ یہ سب سن کر ملکہ ماہم کے دل میں بھی اس خاموش لڑکی کے لیے نفرت بڑھنے لگی۔ مگر سب سے حیران بات یہ تھی کہ شاہزادہ بار بار اس لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کرتا، مگر وہ یا ہلکا سا مسکرا دیتی یا خاموش آنکھوں سے اسے دیکھنے لگتی، کبھی کوئی جواب نہ دیتی۔ آہستہ آہستہ پورے محل میں لوگ اسے گونگی شہزادی کہنے لگے تھے، مگر شاہزادہ ہمیشہ محبت سے اسے ایک ہی نام سے پکارتا تھا۔ پاکیزہ عشق ہے، میرا دل چاہتا ہے تمہیں مقدس کے نام سے پکارے ہر کوئی۔ وقت گزرتا گیا، مگر کوئی بھی شہزادی کی خاموشی میں چھپا راز نہ سمجھ پایا۔ وہ پہلے کی طرح خاموش رہتی، سمندر کو تکتی اور اپنی سنہری آنکھوں میں نہ جانے کتنے راز چھپائے رکھتی۔ ایک سال بعد محل میں خوشیوں کی گونج سنائی دی۔ شہزادی نے ایک ننھی بیٹی کو جنم دیا۔ پہلی شہزادی کی پیدائش پر آسمان سے نورانی پریاں اتری اور سونے سے بنا ایک خوبصورت جھولا تحفے میں دے کر واپس چلی گئیں۔ دوسری بیٹی دنیا میں آئی تو آسمانی خزانوں سے موتیوں سے جڑی ایک نایاب گڑیا محل میں ظاہر ہوئی، اور جب تیسری شہزادی نے آنکھیں کھولیں، پورا محل سنہری روشنی سے بھر گیا۔ اسی لمحے آسمان سے ایک چمکتا ہوا لباس نازل ہوا، ایسا لباس جو خود روشنی بکھیرتا تھا۔
मगर इन खुशियों के बावजूद महल की फजा मुकम्मल तौर पर पुरसुकून न थी। मेहरुन्निसा के चेहरे पर हमेशा जलती हुई नाराजगी दिखाई देती। क्या इस महल में अब कभी शहजादा पैदा नहीं होगा? हर साल एक शहजादी? एक दिन शहजादा किसी अहम काम के सिलसिले में सल्तनत से बाहर जाने लगा। रवानगी से पहले उसने खामोश शहजादी पर एक गहरी नजर डाली, ऐसी नजर जैसे कोई प्यासा एक बूंद पानी को तरस कर देखता है। वो जानता था एक दिन उसकी मोहब्बत जरूर उस खामोश दिल को बोलने की ताकत देगी। फिर वो खामोशी से महल से रवाना हो गया। शहजादे के जाते ही मलका और मेहरुन्निसा एक दूसरे के करीब बैठकर आहिस्ता आहिस्ता मंसूबे बनाने लगी। उसी रात के पिछले पहर मलका और मेहरुन्निसा ने महल की तमाम कंदीलें बुझा दी। जैसे ही रोशनी मद्धम हुई, नन्ही शहजादियां खौफ से सहम गईं। बारिश की आवाज महल की दीवारों से टकरा रही थी और बाहर तेज हवाएं चीख रही थीं। मलका ने सर्द लहजे में खामोश शहजादी को हुक्म दिया, जाओ कहीं से माचिस ढूंढ कर लाओ, महल अंधेरे में डूब रहा है। वो रात सख्त सर्द थी। आसमान पर तूफानी बादल गरज रहे थे और मूसलाधार बारिश बरस रही थी। खामोश शहजादी ने पूरे महल में तलाश की, हर राहदारी, हर कमरा, हर बावर्ची खाना, मगर कहीं भी माचिस ना मिली। तमाम खादिम गहरी नींद में थे। उसने किसी को जगाना मुनासिब न समझा। आखिरकार वो खामोशी से महल के दरवाजे से बाहर निकल गई। बारिश उसके सुनहरे बालों को भिगो रही थी और सर्द हवा उसके कपड़ों को लहरा रही थी, मगर वो रुके बगैर चलती जा रही थी। वीरान रास्तों पर सिर्फ उसके कदमों की आहट सुनाई देती थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया अंधेरे में सो चुकी हो और सिर्फ वो ही जाग रही हो। या अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत करना। बारिश पहले से ज्यादा तेज हो चुकी थी। खामोश शहजादी ने आखिरकार एक दौरे सुनसान दुकान से माचिस खरीद ली। दुकानदार ने हैरत से उस भीगी हुई लड़की को देखा, जिसके सुनहरे बाल बारिश में चमक रहे थे, जैसे अंधेरे में सोना जगमगा रहा हो। मगर शहजादी खामोश रही। उसने माचिस मजबूती से अपने हाथ में पकड़ी और वापस महल की तरफ चल पड़ी। रास्ता सुनसान था, सिर्फ हवा की सीटियां और गरजती हुई बिजली की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक चंद नकाबपोश आदमी उसके सामने आकर खड़े हो गए। वो मलका और मेहरुन्निसा के भेजे हुए सिपाही थे। खामोश शहजादी एक लम्हे के लिए रुक गई। उसकी उंगलियों से माचिस फिसल गई और सारी तीलियां बारिश में बिखर गईं। तेज हवा उन नन्ही तीलियों को पानी में बहा रही थी और वो खामोश शहजादी जमीन पर बिखरी हुई माचिस को देख रही थी, जैसे उसे अंदाजा हो चुका हो कि ये सब एक साजिश थी। नकाबपोश आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसी लम्हे दूर दूसरी सल्तनत में सोया हुआ शहजादा बेचैनी से करवट बदलने लगा। उसे ख्वाब में तूफानी समंदर दिखाई दिया और उन लहरों के दरमियान खामोश शहजादी मदद के लिए खड़ी थी। अचानक वो घबरा कर उठ बैठा। उसका सांस तेज चल रहा था और दिल बेकाबू धड़क रहा था। वो बेख्तियार बोला, वो जरूर मुसीबत में है, मुझे जाना होगा। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। उसने फौरन अपनी तलवार उठाई और बगैर कुछ सोचे तूफानी रात में महल से निकल पड़ा। नकाबपोशों ने बेरहमी से खामोश शहजादी को पकड़ा और अगले ही लम्हे उसे एक अंधे सुनसान कुएं में धक्का दे दिया। बारिश की बूंदें उस गहरे कुएं में गिरती रहीं, मगर ऊपर खड़े लोग संदिल खामोशी से अपना काम करते रहे। दूसरी तरफ शहजादा अपने घोड़े को दीवानों की तरह दौड़ाता चला आ रहा था। उसका दिल गवाही दे चुका था, मेरी दिल की सल्तनत का कोई तख्ता उल्टा जा रहा है। इधर नकाबपोश जल्दी जल्दी कुएं में मिट्टी डाल रहे थे। वो खामोश शहजादी को हमेशा के लिए दुनिया से गायब कर देना चाहते थे। बारिश आहिस्ता आहिस्ता थमने लगी थी। रात की तारीकी भी कम हो रही थी और आसमान पर हल्की सफेदी नमूदार होने लगी थी। तभी शहजादा महल के करीब उस जगह पहुंच गया जहां उसकी मोहब्बत को जमीन में दफन किया जा रहा था। वो घोड़े से उतरा और गुस्से से चलाया, किसके कहने पर क्या है ये सब? मैं हुक्म देता हूँ, फौरन हथियार फेंक दो। नकाबपोश घबरा गए।
मगर इससे पहले कि वो कुछ बोलते, जमीन के नीचे दबे सुनहरी बाल अपनी कहानी सुनाना शुरू कर चुके थे। कुएं की मिट्टी के दरमियान से आहिस्ता आहिस्ता जुगनू निकलने लगे। फिर अचानक वहां से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, ऐसी रोशनी जिसने अंधेरी रात को भी जगमगा दिया। शहजादा फौरन समझ गया वो यहाँ है। वो दीवाना वार आगे बढ़ा। अचानक कुएं की मिट्टी खुद ब खुद हटने लगी। हजारों सुनहरी ततलियां फजा में उड़ती हुई नीचे गईं और चंद लम्हों बाद वो खामोश शहजादी को अपने नूरानी परों के हिसार में बाहर ले आईं। अब वो शहजादे के सामने खड़ी थी। उसके सुनहरे बाल पहले से ज्यादा शिद्दत से चमक रहे थे, जैसे अल्लाह उन लोगों के दिल रोशन कर देता है जो किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देते हैं। शहजादा बेख्तियार उसके करीब आया और पहली बार खामोश शहजादी की आंखों में आंसू चमके। शहजादा अपनी तलवार के साए में खामोश शहजादी को महल वापस ले आया। मैं आ गया हूँ। अब तुम्हें कोई अंधेरा छू भी नहीं सकता। उसे जिंदा देखकर पूरा महल हैरत में डूब गया। बारिश रुक चुकी थी, मगर फजा में खौफ अभी बाकी था। शहजादा गुस्से से दरबार के दरमियान खड़ा हुआ और एक एक शख्स से सवाल करने लगा। इस महफिल में हर शख्स जवाबदाह है। मेरे बाद महल में क्या हुआ था? मलका और मेहरुन्निसा इत्मीनान से खड़ी थीं। उन्हें यकीन था कि खामोश शहजादी कभी सच नहीं बता सकेगी और उनके खौफ से कोई मुलाजिम भी जबान नहीं खोलेगा। शहजादे ने गुस्से से दोबारा सवाल दोहराया। इस महफिल में हर शख्स जवाबदाह है। मेरे बाद महल में क्या हुआ था? अचानक खामोश शहजादी के सुनहरे बाल हुआ में हरकत करने लगे। पूरा दरबार खौफजदा होकर पीछे हट गया। उसके बाल लहराते हुए करीब खड़े बावर्ची के गले के गिर्द लपट गए और अगले ही लम्हे वो कांपती हुई आवाज में बोल पड़ा। शहजादी आई थी बावर्ची खाने में, मगर हमें आंखें खोलने की इजाजत नहीं थी। शहजादी के बाल ये खुद हरकत कर रहे हैं। मैंने शहजादी को बाहर जाते देखा था, मगर आंखें और जुबान बंद रखने का हुक्म था। शहजादा हैरत से सब कुछ देख रहा था। उससे पहले कि वो कुछ कहता, खामोश शहजादी ने पहली बार अपनी आवाज में कहा, और ये सारे हुक्म देने वाला कौन है? ये गूंगी नहीं है, ये बोल सकती है। जैसे ही उसके अल्फाज दरबार में गूंजे, पूरा महल लरज उठा। दीवारों में दरारें पड़ने लगी, कंदीलों की रोशनी मध्यम हो गई और बाग के फूल अचानक मुरझाने लगे। सुनहरे बाल बिजली की तरह फजा में लहराकर मलका के गले के गिर्द लपट चुके थे। मलका खौफ से कांपने लगी। आखिरकार वो चीख कर बोली, मैंने ये सब मेहरू के कहने पर किया, उसकी खुशी की खातिर। सच आखिरकार सबके सामने आ चुका था। दरबार में हर शख्स सहम गया। मेहरुन्निसा के चेहरे का हुरूर टूट चुका था। मलका और मेहरुन्निसा को कत्ल की कोशिश के जुर्म में कैद कर दिया गया और इस साजिश में शामिल तमाम लोगों को भी सजा दी गई। सब कुछ खत्म होने के बाद शहजादा आहिस्ता से खामोश शहजादी के करीब आया। उसकी आंखों में दर्द भी था और मोहब्बत भी। वो धीमी आवाज में बोला, मगर तुम इतने साल खामोश क्यों रहे? खामोश शहजादी की आंखों में नमी उतर आई। वो आहिस्ता से बोली, मैं गहरे दुख में थी क्योंकि मैं अपने घर, अपने वालिदैन से बहुत दूर थी। शहजादा खामोशी से उसे देखता रहा। फिर उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम हर वक्त समंदर की लहरों में क्या तलाश करती थीं? खामोश शहजादी ने आसमान की तरफ देखा, जैसे बरसों पुराना राज आखिरकार आजाद हो रहा हो। वो बोली, मैं अमर बेल हूँ, जलपरियों की शहजादी। मुझे इंसान बहुत पसंद थे। मैं अक्सर इंसानी रूप में समंदर की लहरों से खेलने आया करती थी, मगर एक दिन मुझे कैद कर लिया गया। दरबार खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। वो खिड़की की तरफ देखते हुए बोली, जब मैं खिड़की से बाहर समंदर को देखती थी तो लहरों के उस पार मेरे अपने मुझे देखने आते थे। वो मुझे वापस बुलाते थे, मगर मैं बेबस थी। शहजादे की आंखों में दर्द उतर आया, मगर फिर खामोश शहजादी के चेहरे पर पहली बार सुकून भरी मुस्कुराहट आई। वो आहिस्ता से बोली, लेकिन अब मैं खुश हूँ।
क्योंकि अब मुझे अपना घर मिल गया है। उसने शहजादे की तरफ देखा। मैंने हमेशा के लिए तुम्हारे दिल और उस महल को अपना घर बना लिया है। इसी लम्हे समंदर की लहरों से नर्म सुनहरी रोशनी उभरी, जैसे उसकी दुनिया ने भी उसकी खुशी कबूल कर ली हो। और फिर खामोश शहजादी और शहजादा हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। चलो वापस महल चलें। हमारी शहजादियां हमारा इंतजार कर रही होंगी। Thanks for watching. मैजिक फेरी टेल्स चैनल पर शाया की जाने वाली तमाम कहानियाँ और इसके किरदार हमारी ज़ाती तख्लीक और दिन रात की मेहनत का नतीजा है। इनको किसी भी तरह से चोरी करना कानूनन जुर्म है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और हमारा कंटेंट किसी भी प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या टिकटॉक किसी भी तरह से पोस्ट करना या इसके किरदारों को यूज़ करना सख्ती से मना है।